आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं राकेश काला। आज के जन सदन में चर्चा का मुद्दा है सुरक्षा के लिए काफी खतरनाक है पलायन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा देते हैं। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सूरज सिंह नेगी जी, आपकी इस चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत करता है। विशाल गुप्ता जी, वरिष्ठ भाजपा नेता है। विशाल जी, आज की चर्चा में आपका स्वागत है। और राजनीतिक विशेषज्ञ संजय भट्ट जी, संजय जी, आज की चर्चा में वीआईपी परिवार आपका स्वागत है। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सूरज सिंह नेगी जी आपकी तरफ, उसके बाद एक प्रतिक्रिया ले लेंगे विशाल जी और संजय जी से। सूरज सिंह नेगी जी, हम बात करते हैं यमकेश्वर के पंचू गांव की, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अपनी मां से मिलते हैं, मां भावुक हो जाती है। दो दमों के साथ जो वाद्य यंत्र पहाड़ के होते हैं उनके साथ उनका स्वागत किया जाता है। इस मौके पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी रहते हैं। वो अपने छोटे भाई के बेटे के मुंडन में, जिसको हम चूड़ाकरण भी कहते हैं, उसमें आए हुए थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कुछ चीजें भी कही है कि कहीं ना कहीं वृक्षारोपण में ध्यान देना पड़ेगा, जल रोकने पे काम करना पड़ेगा। खासकर सबसे इंपोर्टेंट जो बात उन्होंने ये कही कि पलायन अगर वो नहीं रुका तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि गांव के गांव खाली हो गए हैं। अगर देखा जाए तो जहां वहां मुश्किल से 5 या 7 घर में लोग हैं, बाकी वीरान पड़े में छतें उनकी जो है टूट चुकी हैं। वहां पे दिक्कत कई तरीके की सूरज सिंह जी ये भी आती है कि ना तो हेल्थ की प्रॉपर सुविधा मिल पाती है, ना एजुकेशन की सुविधा मिल पाती है। किस तरीके से इसको पटल पे आप रखते हैं सूरज जी? ये उत्तराखंड ये पर्वतीय राज्य है और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ है। इस राज्य का विकास होना बहुत आवश्यक है और ये मैं इस प्रदेश का ही नहीं, इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ से निरंतर पलायन हो रहा है और हम लोग आज भी जो है इस ओर जिस तरीके से ध्यान दिया जाना चाहिए उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं। पहाड़ में गांव के गांव खाली हो रहे हैं और चाइना जो है मजबूती के साथ जो है नजरें गड़ाए हुए हमारे क्षेत्र पे। तो ऐसे में ये केवल उत्तराखंड राज्य की समस्या नहीं है, ये हमारे पूरे देश की समस्या है और पूरे देश की केंद्र की सरकारों को इसको संजीदगी से लेने की आवश्यकता है। अब पलायन हो क्यों रहा है? पलायन के कारणों पर अगर हम बात करें तो एक तो हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीजें जब तक हम इन मूलभूत सुविधाएं जो है पहाड़ों में नहीं देंगे तब तक पलायन रुकने वाला नहीं है। आज भी जो हम लोगों की जो खेती थी वो खेती उजाड़ हो गई है। जंगली जानवरों का इतना प्रकोप हो गया है, जो दैवीय आपदा है उसका प्रकोप हो रहा है हमारी खेती पे और इसलिए जो है खेती हमारी शून्य हो गई है वहां पर। और जो रोजगार का कोई साधन नहीं है, हर व्यक्ति रोजगार के लिए और जिसको थोड़ा बहुत रोजगार है वो अपने बच्चों के भविष्य के लिए वहां से जो है पलायन कर रहा है। फिर दूसरी बात क्या है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, शिक्षा का कोई साधन वहां पर नहीं है, रोजगार का नहीं है। तो हम लोगों को ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि जब तक हम ढांचागत विकास पहाड़ों पर नहीं करेंगे, जब तक हम स्वास्थ्य की सुविधा नहीं देंगे, हम शिक्षा की सुविधा नहीं देंगे, रोजगार के अवसर वहां पर लोगों को नहीं देंगे, तब तक जो है पलायन के बारे में खाली हम जो है बातचीत ही करते रह जाएंगे, बाकी जो है धरातल पे कुछ होने वाला नहीं। बिल्कुल। विशाल गुप्ता जी, रोजगार की बात करते हैं, सूरज सिंह नेगी जी हेल्थ की बात करते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं, एजुकेशन की बात, ये सारा काम तो सरकार का है। देखिए कोई स्कूल अगर खुलेगा, हम बात करते हैं केंद्रीय विद्यालय की, उसकी अप्रूवल, उसके लिए जमीन गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। बात करते हैं रोजगार की, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को कहीं वैकेंसीज जो है डिपार्टमेंट में कई सालों से अगर बंद है, खासकर शिक्षा विभाग में, वो गवर्नमेंट को उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे। तो कब तक पब्लिक टकटकी लगाई देखेगी इस पलायन का दर्द झेलती रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के जब से अब तक का सफर है, भारतीय जनता पार्टी का विजन है, तो पहले भी विजन था और बाद में भी इस बार की सरकार ने भी किया, उत्तराखंड से प्लान करो। इसके लिए प्लान सहयोग का एक अनेक ऐसी विषम परिस्थितियों से जुड़ कर उत्तराखंड का जो भौगोलिक विषम एरिया है, सीमांत क्षेत्र है, है
वहां पे विकास की किरण कैसे पहुंचे, इन भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी। मैं अनेक चीजें ऐसी रख सकता हूँ आपके सामने दोस्तों, किसी चीजों में पहाड़ का विकास करें, तो टिहरी के टूरिज्म को क्षेत्र को बढ़ाना हो, या केदारनाथ का जीर्णोद्धार करके पहाड़ के सिस्टम में रोजगार के साधन सर्जन करने हो, अनेक महिला समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार के साधन सर्जन करने हो, और आज सूक्ष्म और लघु उद्योग के माध्यम से युवाओं को स्किल करते हुए उनको स्टार्टअप योजना के लाना हो, अनेक ऐसी चीजें आयाम स्थापित करने का काम देश के प्रधानमंत्री हमारी से काम किया। लेकिन अब भी बहुत दिक्कत है, जो योगी जी ने कल अपने स्टेटमेंट में दिया है कि पलायन रुकना चाहिए, गाँव वीरान हो गए, गाँव खाली हो गए। सुरक्षा की दृष्टि से हमारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बंधा हुआ क्षेत्र है, वो आप माना गाँव से देखिए या पूरा क्षेत्र में आप हिमालय रीजन देखेंगे तो सारे में पीछे हमारे चाइना और नाता लगता है। हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। बहुत चीजें ऐसी भी सुनने को आती है कि माना गांव में मैंने देखा कि चाइना ने कुछ लिख दिया है, आबादी लोग आ गए हैं, ऐसी चीजें भी सुनने को आती है। सुरक्षा की दृष्टि से भी हमारी सरकार काम करती है और अनेक ऐसी जगहों पे स्टार्टअप के माध्यम से नए लोग, तो मोदी जी का विजन देखिए, एक जिला एक ब्रांड बना के यहाँ के स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ना। आप बताइए ना, अल्मोड़ा के भाल मिठाई को ब्रांड बना के पूरे देश के पटल तक ले गए, देहरादून की बेकरी को लेकर जा रहे हैं, और जगह हर जिला जितना 13 जिले के अंदर अलग अलग सिस्टम पे जोड़ना। क्यों? क्योंकि स्टार्टअप के माध्यम से रोजगार जुड़ेगा तो पलायन रुकेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, इसमें भी सरकार बढ़ चढ़ कर काम कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में मैं आज बताना चाहता हूँ, सेंट्रल स्कूलों की स्थापना से लेकर अनेक शिक्षा, जो स्कूलों का जो मतलब जीर्णोद्धार होना था, तो निर्माण कार्य होने थे सरकारी स्कूलों के, अच्छी पढ़ाई कैसे हो, इन विजन के साथ सरकार काम कर रही है। आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और रोजगार के क्षेत्र में, तीनों क्षेत्रों में हमारा विजन के साथ, हमारे घोषणा पत्र में भी हमने अंकित किया, इन चीजों के साथ युवाओं को वहाँ स्किल करते हुए रोजगार देंगे। और लोगों को जितने हमारे युवा है, महिलाएं समूह है, आप देखिए ना, हर बार उन्होंने मन की बात में कोई ना कोई विषय को लेकर, वो बागेश्वर का हो या वो अल्मोड़ा का हो या किसी भी समान क्षेत्र का, मोदी जी ने अपने पिक्चर पे लिया। क्यों नहीं लिया है? कि उत्तराखंड की और चमक से पूरा देश देखे कि उत्तराखंड कैसे चमकता है। इन भावनाओं के साथ काम करती है सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हमने इसी विजन को लेकर हमारी सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया, इसलिए दिया, ये सोच थी हमारी। आज वहाँ मूलभूत ढांचा मजबूत कर दिया जाए, वहाँ की एक इन्वायरमेंट चेंज कर दिया जाए, वहाँ बड़े बड़े उद्योग के सिस्टम पे लोगों को रोजगार दिया जाए। जो 75% 70% स्थानीय युवाओं को रोजगार की बात है, उस पर भी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, इस बार भी इस विषय को हमने रखा था, इस बार भी सरकार उस पर काम कर रही है, और मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में इसके दुर्ग्रामित परिणाम हमारे। बिल्कुल। संजय भट्ट जी, एक प्रतिक्रिया आपसे ले लेते हैं। संजय भट्ट जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने पंचूर जमकेश्वर में अपने गुरु की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने राजकीय गोरखनाथ महाविद्यालय के कार्यक्रम में भाग लिया, अपने गांव में जिन शिक्षकों ने उनको पढ़ाया था उनको सम्मान भी दिया। हालांकि आसपास के कई गांव के लोग योगी जी को मिलने आए, उनके संग सेल्फी लिए, परिवार के लोग काफी वहां पे उपस्थित रहे, एक बड़ा कार्यक्रम वहां पे रहा। संजय जी, जिस तरीके से अभी विशाल जी ने कहा है कि पलायन रुकेगा तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, या ऐसे नहीं कहें हम किसको कि अगर रोजगार मिलेगा तो पलायन रुकेगा? संजय भट्ट जी, जिस हिसाब से अभी सूरज सिंह नेगी जी ने इसे और अच्छे मन से स्वीकार किया कि उत्तराखंड में पलायन हो रहा है, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, पहाड़ पर हालत बद से बदतर भी है, ये कांग्रेस के हमारे मित्र सूरज सिंह नेगी जी ने स्वीकार किया, और भारतीय जनता पार्टी को भी स्वीकार करना चाहिए कि भारत भले ही 1947 में आजाद हो गया, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र आज भी उन्हीं गर्त में है। आजादी का कोई फायदा 75 साल में उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों को, मैक्सिमम जगहों को नहीं मिला है। ये बात तो जिस दिन मान जाएंगे यहाँ की सरकारें, यहाँ के लोग, यहाँ की राजनीतिक पार्टियां, उस दिन कुछ ना कुछ जरूर उत्तराखंड में बदलाव होने के चांस बनेंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी कई बार सरकार रही, चाहे कल्याण सिंह की बात करें, राजनाथ सिंह जी की बात करें, रामप्रकाश गुप्त की बात करें, या उससे पहले 1970 में जनता पार्टी की बात करें, 89 में जो वीपी सिंह भाजपा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, या अटल जी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, या उत्तराखंड बनने के बाद कांग्रेस और भाजपा की जो सरकारें रही, इन्होंने उत्तराखंड के विकास के लिए रत्ती भर भी काम नहीं किया, चाहे भारतीय जनता पार्टी की आज की सरकार हो या कांग्रेस की कल की सरकार हो।
की सरकार ने उत्तराखंड के पहाड़ के लिए कोई काम नहीं किया। आप जोनसाल से लेकर आराकोट, अस्कोट, माणा, धारचूला कहीं भी चले जाइए, कहीं कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, आज ये मानने को तैयार हूं कि मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन का काम जारी है और रेल शायद पहाड़ पर पहुंचने वाली है। बिल्कुल, सूरज सिंह ने कीजिए। देखिए, सीधा सीधा आरोप संजय जी ने यहाँ पे लगा दिया है कि चाहे सरकार बीजेपी की रही हो, चाहे सरकार कांग्रेस की। देखिए, रोजगार की बात आप कहते हैं कि प्लान रुकेगा, तो जिम्मेवारी बीजेपी की थी तो कांग्रेस की भी थी। आप कहते हैं कि प्लान इसलिए हो रहा है कि बेटर एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो जिम्मेवारी अगर बीजेपी की थी तो आपकी सरकार की भी थी। आप कह रहे हैं कि वह महिलाओं को कंधे पे दूर दूर से सिलेंडर कंधे पे ढोके लाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेवार दोनों सरकार की बनती है, क्योंकि बाल्यावस्था से निकल के युवा अवस्था में ही उत्तराखंड आ गया है। 21-22 साल से अधिक इस उत्तराखंड को हो गए हैं। अब स्पष्ट तौर पे ये भी कह रहे हैं संजय भट्ट जी का कि मोदी जी ने कम से कम ऋषिकेश के आगे से जो है रेल जो प्रारंभ करने का वो प्रयास कर रहे हैं। लोग अब रेल में बैठ के पहाड़ जा सकेंगे। और ऑल वेदर रोड की खासकर वो बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से बेहतर तरीके से काम हुआ, खासकर जब खंडूरी जी यहाँ पे उन पे डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने 4 लेन रोड जो है जिस तरीके से गांव में गांव तक कोने कोने तक पहुंचाई है, कहीं ना कहीं वो क्रेडिट बीजेपी को देते हुए नजर आते हैं। सूरज सिंह जी, जब खंडूरी जी रहे तो शाकिर खास को देखिए काला जी, जहां तक मैं अगर पहले मैं जो है उनकी बातों के का जवाब दे दूं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं आदरणीय गुप्ता जी, हमने इनकी सरकारों ने उत्तराखंड में पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग का 5 साल से अधिक समय हो गया। हाँ, ये पलायन आयोग है, क्या उसकी रिपोर्ट है, क्या इसके काम होना है, कोई बातचीत नहीं। अब ये कह रहे हैं कि हमने उत्तराखंड के लिए जो है सोच हमारी है, हमने विदेश राजधानी जो है वहां पर गैरसैंण में बना। तो आप ये कौन सा काल चल रहा है? ग्रीष्म काल खत्म होने वाला है, इनकी राजधानी मानी गई। ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब तो ये है कि राजधानी से चलना चाहिए। बिल्कुल, आज तक वो उससे कोई काम नहीं हो रहा है। तो जहां तक बात जो है उसकी है, मैं आप काला जी संजय भट्ट जी की बात करूं कि ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ नहीं आज तक उस पहाड़ में हुआ, और जो कुछ किया वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हमारा कहना है कि जो प्रथम कांग्रेस की सरकार थी माननीय पंडित नारायण तिवारी जी के नेतृत्व में, उसने जो ढांचागत विकास इस प्रदेश में किया, आज तक कौन से पहाड़ पे कौन सा रोजगार लगाया उन्होंने? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं ना। देहरादून, हरिद्वार, यानी जिले में प्लान किया, उनकी बात करेंगे तो मैं मानूंगा, लेकिन आप पहाड़ की बात करेंगे, तिवारी जी ने पहाड़ के लिए कुछ किया, वो नहीं किया। ऐसा नहीं है कि तिवारी जी ने कुछ नहीं किया। और जहां तक कर्णप्रयाग रेल लाइन की बात है, सतपाल महाराज जी ने उसकी शुरुआत की थी, कांग्रेस की सरकार ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया, और उससे आगे की जब जो केंद्र की सरकार है मोदी जी की, वो काम कर रही है उससे। तो ऐसा नहीं है। सतपाल महाराज जी सन 96 में थे रेल राज्य में, ठीक है, सन 1996 से उसके बाद आपकी कितनी बार केंद्र और राज्य में सरकार रही? क्या किया आपने? अरे कांग्रेस नहीं, आप बताएं ना। अगर आप कह रहे हैं कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, और सतपाल महाराज ने भी जब किया तो वो कांग्रेस में नहीं थे, आप वो इंदिरा कांग्रेस में थे। अरे उसके बाद तो कांग्रेस में नहीं, इंदिरा कांग्रेस के मंत्री थे, वो कांग्रेस के नहीं थे। कांग्रेस सरकार ने उस योजना का शिलान्यास कर दिया था, ये आपको बात माननी पड़ेगी, ये सत्य है। और जहां तक आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, ऐसा हम नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ, पर हम ये कह रहे हैं कि जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा है। और आज भी आप जो अगर पहाड़ों में आप नजदीकी से आपने पहाड़ों को देखा होगा, वहां के जीवन को देखा होगा, तो आज भी आप ये देखिए कि जैसे पौड़ी शहर है, श्रीनगर है, ऐसे जो हमारे रुद्रप्रयाग शहर है, जो हमारा भुवनेश्वर शहर है, इन जगहों पर तो थोड़ा बहुत दिखाई देता है, परंतु इंटीरियर के जो लोग क्षेत्र हैं वहां पर न स्कूल की सुविधा है, न स्वास्थ्य की है। और स्वास्थ्य तो पूरे प्रदेश में हम लोग केवल जो है अभी तक श्रीनगर ही मेडिकल कॉलेज हमारे पास कहने के लिए है। टिहरी इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना बड़ा वहां पर जो है डैम है एशिया का, वहां पर तक उस शहर तक में जो हम स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं दे पाए हैं। उत्तरकाशी के लिए हम कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं दे पाए हैं, चमोली के लिए नहीं दे पाए हैं, रुद्रप्रयाग के लिए नहीं दे पाए हैं।
जो है पौड़ी में कोई, हम श्रीनगर से अलावा हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, वहां पर हम हॉस्पिटल नहीं दे पाए। ऐसे भाग्य तो कौन देगा? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो एक प्रतिक्रिया ले लेते विशाल गुप्ता जी से लौट के आता हूँ आपके पास। विशाल गुप्ता जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में, आपकी सरकार लिखती है कि हम लोकपाल लेके आएंगे, परवर स्वीकृति में चला जाता है। 2017 में आपने लिखा था, बड़ा मैंडेट आपकी सरकार को मिला था। दोबारा रिपीट, एक मिथक तोड़ा, एक हिस्ट्री क्रिएट की, 2022 में दोबारा आपकी सरकार आ जाती है। आप मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि हम युवाओं को स्मार्टफोन देंगे। क्या स्मार्टफोन देने से युवा स्मार्ट हो जाएगा? विशाल जी। भारतीय जनता पार्टी का विजन बिल्कुल क्लियर है। हर योजना को दूरगामी योजना के साथ जोड़ती है। आज विकास का केंद्र बिंदु पहाड़ी है। पहाड़ के विकास के बिना उत्तराखंड का विकास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने आप को मानती भी है और करना चाहती भी है। पहाड़ के इतने पुराने जो निर्माण थे, वो रुके हुए डोगरा चाटी पुल हो या जानकी पुल हो, जो एक सेतु का काम करते थे, उन चीजों को छोड़ना। रखवाड़ परियोजना बिजली से संबंध रखती थी, कितनी पुरानी संरचना दोबारा शुरू करना। आप हर चीज को बारीक से समझिए। अभी संजय भाई का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने एक विजन पे कंट्रियार रेल लाइन का विषय रखा। ऑल वेदर रोड, ये किसका विजन है? ये पहाड़ का विकास का विजन है। ऑल वेदर रोड के माध्यम से 4 धाम की यात्रा जाना, और आज रोप पे चाकुंडा मार्ग के ऊपर दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को रोपवे की व्यवस्था दी जा रही है। हेमकुंड साहब में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। ये किसकी सोच है? किसका विचार है? ये विचार किसका है? ये आज की वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही कर रही है। गुप्ता जी, इसमें थोड़ा मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुकंडा देवी जो आप रोपवे की बात कर रहे हैं, वो हरीश रावत जी ने उसका शिलान्यास किया था। वो हरीश रावत जी की सोच थी। देखो, कोई भी सरकार, आपने हरीश रावत जी ने शिलान्यास किया, अधूरा छोड़ दिया, तो सरकारी पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने करा। जनता को समर्पित करने का काम भारतीय विकास के बिना उत्तराखंड का विकास नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी अपने सपने में भी देखती है और अपनी करनी में भी देखती है। आज भारतीय जनता पार्टी का विजन क्लियर है। पहाड़ के 13 जिले, 13 डेस्टिनेशन की विचारधारा अपनी थी। पहाड़ में होम स्टे योजना लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की थी। जो विधान गांव हो गए, इनको में जोड़ना, उनको उनके आमदनी के साधन से जोड़ना, ये हमारा विजन था। 670 ग्राम पंचायतें ग्रोथ सेंटर में स्थापित करने की बात हमारी सरकार लेकर आई थी। आज मुद्दे पे मुद्दा नहीं होता। ये हमारी उत्तराखंड का दुर्भाग्य उत्तराखंड का यही है, कोई काम करना चाहता है लेकिन उसमें विरोधाभास पहले पैदा हो जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी की सोच दूरगामी योजना के साथ मूलभूत ढांचे को सुधारीकरण के साथ जुड़ी हुई है, और आज वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहती है सरकार। वहां का बिल्कुल एनवायरमेंट चेंज करना चाहती है, वहां लोगों को रोजगार से जोड़ना चाहती है सरकार। आज सरकार ने उत्तराखंड के हर सीमांत क्षेत्र पे स्कूल की व्यवस्था के साथ जोड़ा है, टीचर की व्यवस्था के साथ जोड़ा है, शिक्षा के स्तर पे भी हमने आगे बढ़े हैं। और आज स्वास्थ्य के केंद्र में भी, जहाँ जिला केंद्र है, जहाँ हमारे ब्लॉक के केंद्र है, वहां भी हम MBBS डॉक्टर लेकर जाने की इच्छा के साथ काम कर रहे हैं। इन भावनाओं के साथ श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। विजन क्लियर था, क्योंकि पहाड़ के विकास के लिए 18,000 में MBBS कराने का विजन भारतीय जनता पार्टी लेके आई कि मेरा पहाड़ का सीमांत क्षेत्र का युवा जो पढ़ने में आगे जाता है, उसको MBBS में दिक्कत ना हो, वो 18,000 में MBBS करे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच थी। इस विजन के साथ सरकार काम करती है। बिल्कुल क्लियर विजन है, पहाड़ का विकास, उत्तराखंड का विकास। इन भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार काम। संजय भट्ट जी, देखिए विशाल जी ने कहा कि स्कूलों में बहुत बेहतर तरीके से काम किया गया है, लेकिन अगर आंकड़े उठा के देखें तो 3,000 के आसपास सरकारी विद्यालय बंद भी हुए हैं, पहाड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। संजय भट्ट जी, एक बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये भी आ जाता है कि विद्यालयों की अगर बात करते हैं तो 2 टीचर स्कूल में, वही 2 टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस वही पढ़ा रहे हैं, क्योंकि स्पेशलाइज्ड टीचर होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तीसरी दिक्कत ये भी आती है संजय भट्ट जी की शौचालय में बालक भी उसी टॉयलेट में जा रहे हैं, बालिका भी। पर कौन माँ बाप होगा जो चाहेगा कि जिस शौचालय में बालक जाते हैं उनकी बेटी भी शौचालय में जाए? बड़े प्रश्न यहाँ पे खड़े हो जाते हैं संजय भट्ट जी। देखिए काला जी, स्कूलों की जो हालत दयनीय है उसको तो सूरज सिंह नेगी जी पहले भी बोल चुके हैं, और बात स्पष्ट है और सही है, और जो आप कह रहे हैं काला जी वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र विशाल गुप्ता जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सोच थी कि श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज करना, वो खंडूरी जी की सोच थी। वो खंडूरी जी, इनको भारतीय जनता पार्टी ने साइड आउट कर दिया, साइडलाइन करके। वो खंडूरी जी की सोच थी, और खंडूरी जी को पूरा उत्तराखंड मानता है, जानता है, और
लड़ते तब भी कोई सर्वे होता है तो खंडूरी जी का नाम उस सर्वे में अपने आप ही निकल के आ जाता है कि मुख्यमंत्री की पसंद इतने % खंडूरी जी है आज भी। तो वो खंडूरी जी है, वो भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी की बात नहीं, वो खंडूरी जी का अपना व्यक्तिगत है कि उन्होंने काम किया है, चाहे वो केंद्र में जब अटल जी की एनडीए गवर्नमेंट रही हो 98-99 के दौरान जब वो सड़क परिवहन मंत्री थे, या जब मुख्यमंत्री उत्तराखंड रहे तब भी। बात ग्रीष्मकालीन राजधानी की करनी ही पड़ेगी। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है भारतीय जनता पार्टी सरकार का, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी कभी नहीं मांगी गई। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश का जहां 2 राजधानी है लेकिन स्थायी राजधानी नहीं है। एक अस्थायी राजधानी देहरादून और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, लेकिन स्थायी राजधानी कोई नहीं है। तो और जो पिछली सरकार रही त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भू कानून को हटा दिया और गैरसैंण में कोई भी जमीन खरीद सके। जो योगी जी कह रहे थे कि भारत को अगर बचाना है तो पलायन को रोकना होगा, फिर चाइना की तरफ मत देखिए। जिस हिसाब से कश्मीर बना जहां हिंदू राजा था और उनकी जनता 65% मुस्लिम हो गई थी, वैसे ही उत्तराखंड में भी हो रहा है। आप देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के नाले खालों के अगल बगल में जाके देख लीजिए, इतने अवैध निर्माण हो चुके हैं, इतने लोग आकर बच चुके हैं। और आप सुबह सो के उठेंगे ऐसे आपको सायरन सुनाई देंगे, ऐसी आवाजें सुनाई देंगी कि आपको लगेगा कि आप देवभूमि उत्तराखंड में नहीं कहीं और रह रहे हैं। तो उनका जो विचार था योगी जी का, वो उस ओर इशारा कर रहे थे कि उत्तराखंड को बचा लीजिए, भू कानून लाना होगा इस सरकार को, जो वादा भी किया है भू कानून। बिल्कुल सुमेर सिंह जी, देखिए एक बड़ा मैंडेट बीजेपी को दोबारा मिल जाता है। लगता नहीं कि कांग्रेस की हार का कारण ये भी रहा हो कि कहीं ना कहीं जो कद्दावर नेता वो कहते हैं कि अगर मुझे मुखिया के रूप में नहीं लाए गए तो मैं घर बैठ जाऊंगा, या कार्यकर्ताओं का जो पदाधिकारी है कांग्रेस कार्यालय में वहां पे उनपे धक्का मुक्की हाथापाई हो जाना, या अगर हम कहें कि रणजीत सिंह जी का सीधा सीधा आरोप पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी पे लगा देना कि टिकट बेचे गए। सुमेर सिंह जी, देखिए ये तो पुरानी बातें हो गई और इनके अलावा भी और कई कारण थे जो कांग्रेस इतना लोगों के अंदर जनभावना थी उसके बावजूद भी नहीं आ पाए। परंतु मैं जो आज चर्चा है आप योगी जी के यहाँ पर आने से योगी जी ने जो पलायन का मुद्दा रखा है उस बात को लेकर है, मैं चाहता था कि चर्चा इस बात पे भी होती कि उत्तराखंड का एक व्यक्ति, उत्तराखंड में जन्म लिया हुआ एक व्यक्ति आज उत्तर प्रदेश का भी मुख्यमंत्री है और राज्य की परिसंपत्तियों का बंटवारा होना है। पिछली बार योगी जी कह रहे थे कि मैंने 45 मिनट के अंदर अंदर बंटवारा कर दिया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, योगी जी से पूछना चाहता हूँ कि काश आप जो हमारी परिसंपत्तियां हैं उत्तराखंड की उनको उत्तराखंड को सौंप देते और जो टिहरी बांध पर हमारा जो मांग है कि जो 25% शेयर लेके जो उत्तर प्रदेश बैठा हुआ है वो शेयर हमारा है और हमको मिलना चाहिए। अब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकारों को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, जनता को बताना चाहिए कि जो उत्तराखंड की जो सरकार है अपना 25% शेयर लेने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है, क्या इन्होंने वो केस वापस ले लिया या नहीं, या कोर्ट से बाहर ही आप जो है हमारा जो उत्तराखंड का जो हिस्सा है 25% का उसको देने का आप तैयार होंगे। आज भी आप देखिए कि उधम सिंह नगर, चंपावत, हरिद्वार की जो है लगभग 380 हेक्टेयर जमीन जो है मीटिंग में जो ये दिखा रहे हैं कि जो है हमने पिछले 2021 में मीटिंग की थी उसमें सहमति बन गई थी कि ये सब जमीनें जो है उत्तराखंड को सौंपी जाएंगी, परंतु आज उत्तर प्रदेश के अधिकारी उस पर जियो करने को राजी नहीं है। और 28 नवंबर 2021 की जो बैठक इनकी हुई थी 384 भवन ऐसे हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं और इनका जो है हमको हस्तांतरण नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें इनको बतानी चाहिए और बेहतर होता कि योगी जी आए थे तो इसके साथ साथ ये सौगात उत्तराखंड के लोगों को दे जाते तो ये बढ़िया था। परंतु चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, इन्होंने क्या क्या समझौता उसमें किया तो वो जो है जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल विशाल गुप्ता जी, देखिए पलायन की अगर हम बात करते हैं, लगता नहीं कि सबसे पहला पलायन तो जो है नेता लोग कर रहे हैं। इलेक्शन वो पहाड़ से लड़ते हैं, रुख देहरादून की तरफ कर लेते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां देहरादून के अंदर बना लेते हैं। पहले राजनीतिक प्लान रोका जाए, साल में अगर 365 दिन होते हैं तो ऐसा नियम भी बनाया जाए कि कम से कम 150 से 200 दिन जो विधायक जिस गांव से जिस इलाके से इलेक्शन लड़ते हैं वहां उनको देने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता उपेक्षित इसलिए महसूस करती है कि विधायक जी ने इलेक्शन
बड़ा गांव से उनको मिलने देहरादून आना पड़ेगा। जो गरीब व्यक्ति शाम की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता है, उस पर खर्चा और बढ़ जाता है कि अगर कोई पिथौरागढ़ के कोने में है, कोई माना धुमाकोट के कोने में है, कोई नैनीताल के कोने में है, वो व्यक्ति देहरादून आते आते पता लगता है कि विधायक जी तो वापसी कर गए, उसका पैसा भी गया, समय भी गया और एक दिन की छाड़ी भी गई। विशाल जी, ऐसा नहीं है, जो भी नेता पहाड़ से हमारा निकल कर आता है, पहाड़ से जीत कर आता है, जनता के जीतता और जनता के सरोकार के लिए। आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि पहाड़ का नेता देहरादून में रहना पसंद करता है, पहाड़ जाना, जीतने के बाद वो जाता नहीं। वो अपनी मूलभूत जो चीजें हैं, वहाँ सरकार की जो विजन है, विधायक निधि का जो खर्चा होना है, वहाँ विकास के कार्य जो होने हैं, वो सब बिल्कुल नियमानुसार होते हैं, आम जन का काम होता है। कोई भी सरकार हो, वो पहाड़ का किसी भी क्षेत्र से नेता बन के विधायक बना हो, लेकिन उनका विजन पहाड़ के विकास के लिए होता है। देहरादून राजधानी होने के कारण, देहरादून में प्रशासन चाहता होने के कारण इसलिए वो देहरादून में रहना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ये अनिवार्यता मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि महीने में ऐसा नहीं है तो महीने भर यहाँ है, वो 15 दिन वहाँ है तो 15 दिन समय की अपनी सीमा है। सूरज सिंह नेगी जी, विशाल गुप्ता जी, संजय भट्टी, आप तीनों ने आपकी चर्चा में भाग लिए, इसलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंचूर गांव यमकेश्वर में अपने छोटे भाई के लड़के के मुंडन में आए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा कि फ्लाइट जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए खतरा है। हम आपको ये भी बताते चले कि एक गांव में अगर 50 से 60 लोग रहते हैं और जो प्लान कर गए हैं 45 के आसपास, 5 लोग केवल अगर उसमें है, तो कहीं ना कहीं भारी लोगों का वहां पे आना और असुरक्षा की भावना